बॉडी, लेकिन क्योंकि टॉपिक मेटाबॉलिज्म है एंड इफ आई वेंट ओवर एवरीथिंग तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ देर लगती है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली आई काइंड ऑफ नैरो इट डाउन एंड मेक श्योर कि आई एम ओनली एड्रेसिंग मेटाबॉलिज्म। अच्छा जी, तो T4 T3 जो हैं, अगर हम न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से देखें तो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनसे T4 T3 बनते हैं, टायरोसिन एंड आयोडीन। तो टायरोसिन क्या चीज़ है, सबको पता है? अमीनो एसिड। इज इट एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? नॉन एसेंशियल। व्हाट इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? जो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। नॉन एसेंशियल को कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती है, राइट? ठीक हो गया। और नॉन एसेंशियल, अगर हम बात करें कि टायरोसिन हम डाइट से हम लेने की कोशिश करें, अगर हमें टायरोसिन डाइट से नहीं मिले तो किस चीज़ से टायरोसिन बन सकता है बॉडी में? हाँ, फिनाइलएलनिन, राइट? तो फिनाइलएलनिन से बेसिकली आपका बॉडी टायरोसिन बना सकता है। तो वी डू हैव सोर्सेज ऑफ टायरोसिन, एग, चीज, टर्की और बहुत सारी चीज़ें जिनसे टायरोसिन मिलेगा। अगर टायरोसिन हमें डाइट से नहीं मिला बिकॉज इट्स अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, बेसिकली हमें फिनाइलएलनिन से कन्वर्ट करके बॉडी बना सकता है। तो सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि एसेंशियल अमीनो एसिड से नॉन एसेंशियल कैसे बनता है? आइडिया है काफ़ी हद तक? ठीक हो गया। अच्छा, आयोडीन जो है, आयोडीन एवरीबडी नोज इट्स अ ट्रेस मिनरल, ट्रेस एलिमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। इन न्यूट्रिशन सर ने भी कहा कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। तो वी डोंट गेट इनफ ऑफ इट तो फिर ब्रेन रिटार्डेशन होती है या ब्रेन डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। 75% ऑफ द बॉडीज आयोडीन इज एक्चुअली इन द थायराइड एंड रीसेंट मेटा एनालिसिस दिखाते हैं कि थायराइड की डिफिशिएंसी से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हो सकते हैं। तो वी डेफिनेटली नीड टू मेक श्योर कि आयोडीन इनटेक है। बट थायराइड में जहाँ जितनी चीज़ें आप पढ़ें उससे हमेशा ये बात आती है कि थायराइड के साथ बैलेंस इज एसेंशियल। यू कॉन्ट हैव टू मच ऑफ एनीथिंग बट यू कॉन्ट हैव टू लिटिल ऑफ एनीथिंग आइदर, क्योंकि हाइपो या हाइपर दोनों सिचुएशंस को हमने अवॉइड करना है। एंड देन थैंकफुली सर ने गोइट्रोजेंस को भी डिस्कस किया है। तो गोइट्रोजेंस आर बेसिकली जस्ट नेचुरल सब्सटेंसेज दैट आर इन फूड्स जिनसे आयोडीन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो आयोडीन की एब्जॉर्प्शन कम हम कब करना चाहते हैं? जब हम हाइपरथायरॉयडिज्म में हों। जब हम हाइपो में होंगे तो हम कहेंगे गोइट्रोजन वाली चीज़ें नहीं लेना, अवॉइड करना है। ठीक है, कोई सवाल? ऑल गुड? तेजी से नहीं जा रही? ओके। अच्छा जी, दीज आर सम जनरल सोर्सेज जो हम कहते हैं कि यार दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन। और फिर ये आरडीए है। अब आरडीए का आइडिया सबको है कि आरडीए क्या होता है? हाँ? एग्जैक्टली। वो हर एज के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स दे डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल्स, बट फॉर आयोडीन स्पेसिफिकली मेल और फीमेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एज वाइज इट विल बी डिफरेंस। एंड इफ देर प्रेगनेंट और इफ देर लैक्टेटिंग देयर विल बी डिफरेंस एज वेल, क्योंकि अगेन इन्फेंट्स को जा रहा है या इन यूट्रो जा रहा है एंड इट्स डेवलपिंग द बेबी एज वेल। तो डिपेंडिंग ऑन योर पेशेंट या आपकी क्लाइंटल जो भी है, आप उसके हिसाब से देखेंगे कि यार इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है और फिर उसके हिसाब से हम क्या इनको इनफ सोर्सेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बट इट्स नॉट अ हार्ड ट्रेस एलिमेंट टू गेट इन योर डाइट। जैसे अगर उसमें भी देखें, जनरली इफ यू हैव 2 slices of bread for breakfast आपको 45 milligrams माइक्रोग्राम्स मिल जाए। वी आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ 19+ years, तो 150 हम सबकी नॉर्मल में रिक्वायरमेंट है। 1/3 तो आपको 2 slices of bread से मिल गई। आपने एक गिलास दूध पी लिया, you get 56 more, so that's 2/3, right? And at some point in your day you're gonna have a fish or chicken, something like that. तो उस situation में भी आपको iodine की sources आराम से मिल जाती हैं। तो typically we don't actually need iodine supplementation. Actually, the thyroid conditions, there are different kinds, but at the end of the day हमने focus दो चीज़ों पे करना है because they lead to either hypothyroidism या फिर hyperthyroidism. तो Hashimoto's जो है वो भी eventually आपको hypothyroidism ही कर रहा है, and then Graves' disease जो है वो भी hyper ही कर रहा है। तो majority of the points related to metabolism are either hypo or hyper related. तो इसलिए हम basically इन दोनों चीज़ों पे focus करेंगे। अच्छा जी, when we generally talk about a thyroid diet, and if you Google that, thyroid diet generally कोई नहीं है because you have to treat the symptoms, right? You can't say ये diet है जो इस पे भी काम करेगी, इस पे भी काम करेगी, because hypo फर्क है, hyper फर्क है, हर बंदे में symptoms भी फर्क है, तो you have to address each symptom as you see it. तो it's supposed to be very specific to each patient. But basically जो आपको concept चाहिए वो ये कि balanced diet होनी चाहिए और कुछ basic tips हैं, anti-inflammatory चाहिए। Exactly, क्योंकि थायराइड इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे ज़्यादा आपको सिम्टम्स आते हैं। यू वांट हैव अ बैलेंस्ड डाइट दैट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड देन यू वांट मेक श्योर कि आपकी थायराइड हेल्थ जो है वो ऑप्टिमल लेवल पे है।
तो जो बेसिक डाइट कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको एड्रेस कर लेंगे एंड देन वी आर गोना जंप इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड देन हाइपरथायरॉयडिज्म अकॉर्डिंगली. तो बेसिक में जैसे हम कहते हैं माई पेट वाला कॉन्सेप्ट है कि यू वांट टू हैव इनफ ऑफ योर ग्रेन्स, योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको मीट सोर्सेज लेने हैं. मीट सोर्सेज क्यों लेने हैं? मीट या प्रोटीन सोर्सेज क्यों लेने ज़रूरी है? हाँ growth, repair, maintenance. हाँ, all of that is important, but protein sources. Antibodies, proteins, Tyrosine. I'm looking for tyrosine, right? तो yes, you do need all of those things. वो सब कुछ important है, लेकिन specifically जब thyroid की बात कर रहे हैं तो protein is going to give you tyrosine या फिर phenylalanine. वो दोनों चीज़ें आपके लिए essential हैं. Other than that, your unsaturated oils, वहाँ से आपको fatty acids मिलेंगे, आपको omega-3s मिलेंगे, all of them are anti-inflammatory. You want to have enough water. Obviously water होता है तो आपको सारे body processes होते हैं. तो having adequate water is important. And then again micronutrients RDA के हिसाब से होने चाहिए. अब सबको आइडिया है कि RDA is the amount that is recommended on a normal level. अब कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के टॉक्सिक लेवल होते हैं, कुछ के टॉक्सिक लेवल नहीं होते हैं. आयोडीन इज़ वन ऑफ दोज जिनका टॉक्सिक लेवल होता है, राइट. तो यू डोंट वांट टू गिव देम टू मच आयोडीन. कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा दे दोगे मसला नहीं होगा, लाइक फॉर एग्जांपल सम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वो सब एक्सक्रीट हो जाएंगे. बट अदर्स हैव फैट सॉल्युबल भी होते हैं. तो एग्जैक्टली तो टॉक्सिक लेवल आप रीच करेंगे तो देयर विल बी साइड इफेक्ट्स अगेन. तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम जब पेशेंट्स को कोई चीज़ दें वी हैव टू गाइड देम कि यार ठीक है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर एग्जांपल है, हम आयोडीन कंसिडर करेंगे बट वी नॉट गोना क्रॉस द आरडीए टू द पॉइंट कि हमारे लिए हार्मफुल बेनिफिट्स आना शुरू हो गया. ठीक है. And then obviously regulating sleep to regulate metabolism, because thyroid is related to hormones. Hormones आपको तभी regulated होंगे exactly जब आपकी sleeping सही होगी, stress control में होगा, diet सही होगी. तो it has a lot more factors than just diet. अच्छा जी, calcium, iron and soy they interfere with levothyroxine absorption. Levothyroxine क्या चीज़ है? T4 है, राइट. तो बेसिकली सिंथेटिक जो उसका एलिमेंट है वो T4 है. तो आपको अगर ऑरली कोई दे रहा है डॉक्टर तो मोस्ट लाइकली दे आर गोना गिव यू लीवोथायरॉक्सिन. अगर आपने साथ में दूध ले लिया या कोई सोय प्रोडक्ट ले लिया और इवन आयरन तो बेसिकली उसकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे. तो डॉक्टर के हिसाब से वो ट्रीटमेंट हो रही है, बट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट यू काइंड ऑफ मेड द पेशेंट फेल क्योंकि आपने उसका काउंटर इफेक्ट कर दिया है. तो जब हम कोई सप्लीमेंट देते हैं, हम कोई डाइट रेकमेंड करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन हो कि ये चीज़ें हैं जो कि तो मेडिकेशन डिफरेंट टाइम होगी, खाना डिफरेंट टाइम होगा, और खाने में ये चीज़ें नहीं है बेशक तो ले लें, बट दे हैव टू बी गाइडेड इन दीज मैटर्स. और बेसिकली ये सारी चीज़ें दे आर एक्टिंग काउंटर टू द मेडिकेशन. तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो ना करें. आयोडीन जो है ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द आरडीए. मैं आरडीए बार बार बोलूँगी बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि कुछ अगर यहाँ से लेकर जाओ तो ये मेक श्योर करें कि आयोडीन ओवरडू नहीं करनी. यू हैव टू मीट द आरडीए ताकि हाइपो भी ना हो और हाइपर भी ना हो. आयोडीन सप्लीमेंट्स हम बहुत केयरफुली देनी है, डॉक्टर्स के साथ मिल के करना है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते. वी हैव टू मेक श्योर वी आर इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि यार अगर पेशेंट हाइपर में तो आपने आयोडीन देना ही नहीं है, राइट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मेकिंग टू मच थायराइड हार्मोन. तो हाइपो में हम कंसिडर कर सकते हैं, बट इवन देन अगर पेशेंट की कुछ सर्टन कंडीशंस हैं तो वी आर नॉट गोना रिकमेंड इट. या अगर उनको ऑलरेडी T4 मिल रहा है तो हम आयोडीन उनको इन एडिशन नहीं देंगे बिकॉज देन यू आर डबलिंग द इफेक्ट एज वेल. तो ओवरऑल ट्रीटमेंट देखनी है, नॉट जस्ट सिर्फ न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट में मैंने ये काम करना है. ओवरऑल ट्रीटमेंट इसमें लाजमी होती है. ओके. अच्छा जी, इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स अगेन क्योंकि हमने बात की कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स का, और वो T4 की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करते हैं और T4 की जो सेंसिटिविटी है थायराइड हार्मोन की वो भी बढ़ाते हैं. जैसे इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से ब्लड शुगर हाई रहता है, उसी तरह से थायराइड इनसेंसिटिविटी भी होती है. तो जब हम एसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं बेसिकली दे मेक श्योर कि हमारा जो थायराइड हार्मोन की सेंसिटिविटी है वो रहे एंड T4 की प्रोडक्शन भी रहे. एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी. तो ओमेगा-3 अच्छा एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से वाले होते हैं? ओमेगा-3 ओमेगा-6 राइट. ओमेगा-3 ओमेगा-6 आपके बेसिक वाले हैं. ओमेगा-3 EPA वाले जो हैं सबसे ज़्यादा देयर गोना बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर थायराइड ट्रीटमेंट. तो इसकी नेचुरल सोर्सेज तो हमारी डिफरेंट फिश होती हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, शेल फिश, टूना, ऑल ऑफ दीज सोर्सेज आर रियली रियली गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा-3s. सर ने सिलीनियम को भी टच किया था, मैं जिंक को भी ऐड ऑन करूँगी इसमें. सिलीनियम और जिंक दोनों जो है थायराइड फंक्शनिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं. इट्स जस्ट जनरली फॉर थायराइड हेल्थ इट इज़ रियली रियली बेनिफिशियल. सिलीनियम के सोर्सेज भी लिखे हुए हैं, जिंक के भी जनरली. यस,
तो नट्स आर रियली गुड सोर्सेज, नट्स, सीड्स। जनरली ओवरऑल आप थायराइड को देखें तो काफ़ी चीज़ें जो है रिपीटेटिव होती हैं, तो इफ़ यू काइंड ऑफ गेट एन ओवरऑल जिस्ट, आप पेशेंट्स को उन्हीं तरह की चीज़ें रेकमेंड करो, दे गेट एवरीथिंग। आयोडीन भी मिल जाएगा, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिलेंगे, सेलेनियम, जिंक, सारा कुछ कवर हो जाएगा।